इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको जानने जरूरी हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बट शायद आपको ये वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे, इसके लिए ये वीडियो बना दी है ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ये सारे वर्ड्स एक एक करके। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, आपको जानने बहुत जरूरी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी जिसमें हमने म्यूचुअल फंड के रिलेटेड सारे FAQs डिस्कस किए थे, डाउट्स डिस्कस किए थे जो मेनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उन पे बात करी थी। और आज हम कर रहे हैं ये टर्म्स ताकि हम इन्वेस्टिंग कर पाए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, कि हमें जो लिखा है एटलीस्ट वो समझ तो आए। नहीं तो समझ नहीं लोगों को आता तो आगे एनालिसिस कैसे करेंगे, राइट? रिसर्च कैसे करेंगे, पता ही नहीं लगा पाएंगे बिकॉज उनको वर्ड्स के ही मतलब नहीं मालूम। तो समझते हैं देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये है अल्फा। शुरू करते हैं समझने सारे टर्म्स। अल्फा बीटा हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, मैथ्स में, स्कूल में, आपको याद होगा। अब शेयर बाजार में भी इसका काम आता है। बिल्कुल आपको शायद हैरानी हो रही होगी कि शेयर बाजार में कैसे आ गया, पर नहीं आता है और इसका सिग्निफिकेंस है इसका। बट एक्चुअली सिंपल है, मतलब सिंपल है कि अल्फा होता है आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस जो है कंपेयर टू अ बेंचमार्क। मतलब कितना अल्फा क्रिएट हुआ, कितनी वैल्यू जनरेट हुई उस फंड से आपके लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो उस फंड मैनेजर ने आपके लिए कुछ फायदा दिया आपको। मतलब अगर निफ्टी 50 नहीं 15% रिटर्न दिए और उसने अगर 12 दिए तो बेंचमार्क से तो कम ही रिटर्न है। मतलब कि इंडेक्स नहीं इतना दे दिया तो आपके फंड मैनेजर ने तो कुछ खास काम किया नहीं, राइट? आपको तो 3% कम ही मिला। इसीलिए आपको अल्फा जानना होता है कि हाँ यार आउट परफॉर्मेंस कुछ है कि नहीं, कुछ अल्फा क्रिएट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि एक अच्छा फंड मैनेजर जो होगा वो अल्फा जरूर क्रिएट करेगा। मतलब वो जो बेंचमार्क से भी अच्छे रिटर्न आपको लाने की कोशिश करेगा। यही तो उसकी रिसर्च है, यही तो स्टडी है, यही तो उसका काम है। तो अगर अल्फा क्रिएट नहीं हो रहा है तो जनरली रिटर्न्स कम है ना, मतलब बेंचमार्क से भी कम है। हाँ, पर इसमें बहुत और कैलकुलेशन जाती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि 15 का 12 हुआ तो 3% का अल्फा का कम हो गया या ज्यादा हो गया। उसमें रिस्क जो है वो भी, जो टेकन रिस्क है वो भी कैलकुलेट होता है, जो वॉलेटिलिटी है बीटा है वो भी कैलकुलेट होता है। वो हम एक एक करके आगे आगे समझते रहेंगे। पर मेन मतलब इतना है कि कितनी आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस क्रिएट हुई कंपेयर टू अ बेंचमार्क। ये बेंचमार्क वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये है हमारा सेकंड टर्म ऑफ द डे। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल मतलब है कि देखिए हम कुछ भी चीज लाइफ में, इन्वेस्टिंग में नहीं लाइफ में भी, किसी भी चीज को अच्छा या बुरा बोलते तो कैसे बोलते हैं? किसी चीज से कंपेयर करते हैं, राइट? तो वैसे ही हम कंपेयर करने के लिए इन्वेस्टिंग में बेंचमार्क यूज करते हैं। मतलब हर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स के लिए एक इंडेक्स बना होता है। ये बात तो आपको मैं काफी बार समझा चुका हूं कि आपको पता ही है। हर कैटेगरी के लिए, हर एक सेक्टर के लिए, सेगमेंट के लिए एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को इकट्ठे कर दिया जाता है, एवरेज निकाली जाती है, उसको बोलते हैं इंडेक्स, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ओवरऑल ये स्पेस कैसा परफॉर्म कर रही है। अब अगर मान लीजिए आपने उस ओवरऑल स्पेस के फंड में पैसा लगाया, मतलब निफ्टी स्मॉल कैप जो है आपने उनके फंड में पैसा लगाया है, कि आपने कोई स्मॉल कैप का फंड चुना है, तो उसका बेंचमार्क होगा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। मतलब आप उस फंड को इस इंडेक्स से कंपेयर करके देखोगे कि हाँ यार इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो मेरा फंड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। क्योंकि बेंचमार्क अगर रिटर्न अच्छे दे रहा है तो आप तो चाहोगे ना कि आपको बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न मिले, नीचे थोड़ी ना। तो बेंचमार्क को आपको देखना है, उसके हिसाब से कंपेयर करके समझना है कि अगेन कितना अल्फा जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अल्फा जनरेट। तो बड़ा अच्छा रिलेशन है ये टर्म्स का आपस में, और इसका मतलब है बिल्कुल इतना सिंपल। पर एक और बात, हर कैटेगरी का बेंचमार्क अलग अलग होता है। आप एक SUV गाड़ी को एक सिडैन गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी फीचर्स बिल्कुल अलग हो, उनके साइज बिल्कुल अलग हो, प्राइस बिल्कुल अलग हो, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो वैसे ही मतलब आपको जब इन्वेस्टिंग करनी है तो हर कैटेगरी को अलग अलग कंपेयर करना होता है। मतलब स्मॉल कैप से ना स्मॉल कैप से ही कंपेयर करो, स्मॉल कैप्स को लार्ज कैप से नहीं कर सकते, क्योंकि हर कैटेगरी का एक बेंचमार्क है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फंड की परफॉर्मेंस या अल्फा चेक करनी है। चलते हैं जी अपने तीसरे वर्ड की ओर। जैसे हमने अल्फा समझा तो बीटा भी समझ लेते हैं। अब बीटा भी शेयर बाजार में यूज होता है, ये भी वर्ड है हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। ये भी शेयर बाजार में एक सिग्निफिकेंस रखता है और बताता है कि आपके स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या जो भी आपका एसेट है वो कैसे मूव कर रहा है, कितना वॉलेटाइल है वो। और इसका अगेन रिलेशन है बहुत अच्छा अपने बेंचमार्क से। मतलब कि ये बताता है जनरल मार्केट से, आपकी जो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट है उसके हिसाब से किस कंपैरिजन में ये बढ़ता या घटता है। मतलब कंपेयर टू द रिलेटिव मार्केट ये किस स्पीड से या किस वॉलिटिलिटी से आप कह सकते हैं बढ़ता या घटता ये स्टॉक है। तो मान लीजिए बीटा अगर है 1 उस स्टॉक का तो ये होता है न्यूट्रल। 1 बीटा इज न्यूट्रल। मतलब कि अगर इंडेक्स या जो बेंचमार्क हमारा इंडेक्स है वो अगर बढ़ता है 1% तो ये भी बढ़ जाएगा स्टॉक 1%, क्योंकि इसका बीटा 1 है। तो जैसे ही इंडेक्स मूव करता है ये भी मूव करता है, एकदम न्यूट्रल है। बट जनरली आपको पता है स्टॉक्स की नेचर होती है थोड़ी फास्ट, इंडेक्स क्या होते हैं स्लो होते हैं, क्योंकि वो पूरे एवरेज होती है। बट जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं दे आर जनरली फास्टर, एंड स्पेशली द स्मॉलर नेम्स, जो छोटे स्टॉक्स हैं वो तो काफी तेज चलते हैं, इसीलिए उनका बीटा यूजुअली ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर 3 का बीटा है
मतलब कि अगर इंडेक्स 1% बढ़ा तो ये 3% बढ़ेगा, अगर 1% घटा तो ये 3% घटेगा। तो ये बताता है आपको वॉलेटिलिटी एक स्टॉक की। ऑफ कोर्स बहुत इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर स्टॉक्स को मूव करते हैं, ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं। ये नहीं आप कह सकते कि इंडेक्स अगर आज 1% बढ़ा है तो स्टॉक 3% बढ़ना ही चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं बढ़ सकता, घट सकता। बट जनरली आपको एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया मिलता है एक एक पीरियड के थ्रू आपको बताता है जो कि वॉलेटिलिटी कितनी इसमें रहती है, तो आपको अंदाजा लगता है कि जिसमें आप पैसा लगा रहे हो वो कैसे मूव करता है, मूवमेंट समझ आनी चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब होता है बीटा। बात खत्म। ये है आपके तीनों बेसिक टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जो ट्रैक करता है ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स को। मेनली इसमें बड़े बड़े स्टॉक्स आते हैं और जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। तो इंडेक्स फंड है और कुछ नहीं है, इंडेक्स है। और आपको बस एक ट्रैक करके देता है कि सम ऑफ स्टॉक्स, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, उनकी एवरेज। इसमें ज्यादातर आते हैं बड़े बड़े स्टॉक्स जो आपको मार्केट का ओवरऑल हालचाल बताते हैं कि मार्केट कहां पे चल रही है, आपको अंदाजा लग जाता है इंडेक्स को देख के। दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं जी। एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। मतलब क्या है? मतलब ऐसे वर्ड सिंपल भी है। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस कितना है, खर्चा कितना लग रहा है, पर रेशियो का मतलब क्या है जान लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो यूज होता है म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री में। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं, आपको जानना जरूरी है कि यार इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। मतलब कि फंड मैनेजर जो है या जो एएमसी है, जो कंपनी है जिसमें म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूं जिसका, वो मेरे से कितना खर्चा लेगी, कितने चार्जेस या कमीशन या फीस जो भी आप कह सकते हैं मेरे से वो म्यूचुअल फंड लेने वाली है। क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो पैसा तो आपसे लेंगे, चार्ज तो कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो कितना है, मेरा कितना एक्सपेंस लगेगा, आपको जानना है। एक्सपेंस रेशियो जनरली होता है कभी कभी आधा %, कभी 1%, कभी 1.5%, कभी 2%, डिपेंड करता है। जनरली ये इसी रेंज में रहता है, इससे ज्यादा मैंने आज तक नहीं देखा एक्सपेंस रेशियो को होते हुए। ये होता है आपके पूरे वैल्यू पे कैलकुलेटेड होता है। पर ईयर का आप समझ लीजिए जैसे होता है, तो अगर पर ईयर का 1% एक्सपेंस रेशियो है तो आपके पूरे वैल्यू पे वो कैलकुलेट होगा। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए कमाए हैं 15% रिटर्न उस म्यूचुअल फंड से, तो अपने आप ही वो कैलकुलेट होके कट के आपकी एनएवी में आ जाएगा और रिटर्न बनेगा सिर्फ आपका 14%, क्योंकि उनका भी तो फीस गया। तो अपने आप ही कट के आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है और ये आ जाता है, शो हो जाता है आपके एनएवी में, मतलब कि नेट एसेट वैल्यू। ये है हमारा नेक्स्ट टर्म, इसको भी समझ लेते हैं। नेट एसेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स का प्राइस बताती है कि ये म्यूचुअल फंड के यूनिट का दाम क्या चल रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कैसे बढ़ेगा घटेगा, उसके प्राइस से। और प्राइस कैसे डिराइव होगा, जो उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स में जिसमें पैसा लगाया है उसके प्राइस से। तो ये जो भी चेंज होता है ये रोज कैलकुलेट होता है और रात तक म्यूचुअल फंड वालों को अपडेट करना पड़ता है सेबी पे। वो अपडेट करते हैं आफ्टर द डेज परफॉर्मेंस। जो भी ऊपर नीचे होता है, उतार चढ़ाव होता है, ये स्टॉक्स में अपने कैलकुलेट करके उनकी वैल्यू एनएवी की निकल जाती है और अपडेट हो जाती है, चाहे वो बढ़ा हो चाहे घटा हो। और आपका एक्सपेंस रेशियो भी उसमें से कट जाता है, तो एडजस्टमेंट होकर आपके पास नेट एसेट वैल्यू आती है। इसलिए इसका नाम है नेट एसेट वैल्यू, कि नेट जो भी आपको बच रहा है, आपका जो वैल्यू है वो आपको दिख जाता है सामने सामने। एक्सपेंस रेशियो आपका कट जाते हैं क्योंकि वो उनकी फीस है। आपका फंड बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं होता, उनकी फीस जरूर कटती है, विच इज जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा। तो हमने समझ लिया एक्सपेंस रेशियो, हमने समझ लिया कि ये कैलकुलेट कैसे होता है और नेट एसेट वैल्यू क्या होती है जिसमें ये आता है कैलकुलेट होके। आगे बढ़ते हैं जी। फंड मैनेजर रिस्क। अब ये क्या चीज है? अब फंड मैनेजर कौन होता है? ये तो सिंपल है, जो हमारे फंड को मैनेज कर रहा है। फंड मैनेजर रिस्क क्या हुआ? फंड मैनेजर रिस्क ये हुआ कि आपने जो फंड मैनेजर चुना या जो फंड चुना, जो फंड मैनेजर रन कर रहा है, उसका रिस्क आपने ले लिया। क्योंकि हो सकता है कि यार वो बंदा गलती कर दे, मतलब कि हो सकता है वो गलत स्टॉक्स पे कर ले। देखो एट दी एंड तो सब इंसान ही है, वी आर ऑल ह्यूमन, और गलतियां हो जाती हैं। तो काफी फंड मैनेजर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और उन्होंने बेचारों ने गलत स्टॉक पकड़ लिए, या उनके साथ ऐसे कोई गलती से पिक्स आ गई जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करे, उस वजह से फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, एनएवी अच्छा नहीं रहा, तो आपके डिसीजन खराब हो गया उस फंड में इन्वेस्ट करने का। इसीलिए जनरली जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करो। ये भी समझ लेते क्या होता है, बता देंगे। पर पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, बेंचमार्क के हिसाब से फंड चलते हैं, तो जो फंड मैनेजर का रिस्क है वो नहीं आता। क्योंकि फंड मैनेजर जब खुद अपने तरीके से इन्वेस्ट करेगा तो वो जो भी स्टॉक्स में पैसा लगाएगा, आपको रिस्क तो होगा ही होगा। तो अगर फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही सॉलिड है कि उसके पहले की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आप एंज्यूम कर सकते हैं कि हाँ यार चलो होपफुली हमारा काम अच्छा ही करेगा और अच्छा खासा फंड है, काफी टाइम से चल रहा है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, सेफ है, थोड़ा इतना हाई रिस्क नहीं है, तो आप कर सकते हैं। बट अदरवाइज थोड़ा फंड मैनेजर रिस्क तो रहता ही है। अगर गलत फंड चुन लिया तो ऑफकोर्स फंड मैनेजर कुछ ना कुछ खराबी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं पैसिव फंड्स की ओर। ये पैसिव फंड्स का जो मेरा नाम, ये क्या चीज है? तो पैसिव फंड्स वो होते हैं जो बेसिकली इंडेक्स, जैसे बेंचमार्क की बात की थी हमने, उसी को ट्रैक करते हैं। मतलब इंडेक्स फंड मान लीजिए कि इंडेक्स जो आपका है निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के सेम स्टॉक्स को कॉपी करके उसी रेशियो में, उसी
स्टॉक को खरीद देगा आपके लिए, ताकि आपको सेम रिटर्न मिले जो निफ्टी 50 दे रहा है। तो अगर निफ्टी बढ़ता है आपका फंड उतना ही बढ़ जाएगा, निफ्टी घटता है आपका फंड उतना ही घट जाएगा। बात हो गई खत्म। आपके लिए काम आसान क्या हो जाता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया। अगर आप ओवरऑल मार्केट में बुलिश हैं, अगर आपको पता है आगे 5 साल में निफ्टी बढ़ने वाली है, तो आपने इंडेक्स फंड खरीद लिया, आपने ना कुछ ज्यादा फीस दी, ना ज्यादा कुछ चार्जेस लिए, ना कुछ ज्यादा रिस्क लिया। जनरल मार्केट का आपका रिस्क है, वो सबका रहता है, बट कोई एक्स्ट्रा फंड मैनेजर का रिस्क थोड़ी ना है कि कोई फंड मैनेजर मेरा खराब ना कर दे, कोई एएमसी मेरा कुछ खराब ना कर दे, कोई गलत बेट ना ले ले। ये तो निफ्टी 50 है या इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स हो सकता है, आपने बेंचमार्क के हिसाब से काम कर लिया। इसको बोलते हैं पैसिव फंड। एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होती है? एक्टिव फंड क्या होते हैं? जिसमें एक्टिवली एक्शन हो रहा है, मतलब फंड मैनेजर एक्टिवली एक्शन लेता है और अपनी बेट्स लेता है। मतलब कि जैसे फंड मैनेजर हमने रिस्क देखा था, तो वो क्या होता है, फंड मैनेजर ने आपके लिए स्टॉक्स लिए, बेचे, जो उसको मन करेगा या जो उसको समझ आएगी वो लेगा, वो बेचेगा और उसके हिसाब से आपके रिटर्न्स बनेंगे। जनरली एक्टिव फंड्स में ट्राई तो सब यही करते हैं कि यार अगर हम एक्टिवली मैनेज करवा रहे हैं तो रिटर्न्स बेंचमार्क से ज्यादा बने। उम्मीद सबकी यही होती है, क्योंकि वरना फायदा ही क्या हुआ। नहीं, अगर बेंचमार्क ही अगर दे रहा है आपको उतना तो उसी में लगा लो, इंडेक्स फंड में। पर सबकी उम्मीद होती है एक्टिव फंड ज्यादा रिटर्न देंगे और देते भी हैं। काफी बार एक्टिव फंड ज्यादा रिटर्न देते हैं, ये तो उनकी खासियत है। बट अगेन इट कम्स विद द रिस्क। अगर आप फंड मैनेजर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पैसिव फंड्स की तरफ, जो काइंड ऑफ सेफर होते हैं और लो कॉस्ट होते हैं, उनमें एक्सपेंस रेशियोज भी जनरली कम होते हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो एक्टिव फंड्स की ओर जा सकते हैं, जिसमें एक्टिवली पर्टिकुलर थीम्स के हिसाब से, पर्टिकुलर सेक्टर्स पे, पर्टिकुलर मे बी कैटेगरीज पे फंड्स बने होते हैं, जो फंड मैनेजर उसके हिसाब से स्टॉक्स पिक करेगा। और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हो सकता ज्यादा हो, पर उसके काम के लिए अगर उसने आपको पैसे बना के दिए तो बहुत पैसे बना के भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है मैंने नेक्स्ट, लॉक इन। ये लॉक इन क्या होता है? अब लॉक इन का मतलब सिंपल है, लॉक इन मतलब ताला लगाया हुआ है। किस पे ताला लगाया हुआ है? आपके बाहर जाने का, मतलब जी आपकी एग्जिट पे। एंट्री तो आपने ले ली म्यूचुअल फंड में, बट एग्जिट ले सकते हैं कि नहीं? इसीलिए काफी म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं, स्पेशली मैंने देखा शायद डेट फंड ऐसे होते हैं। इक्विटीज में तो मैंने कम ही सुना है ऐसा, बट डेट फंड जो होते हैं, बॉन्ड वाले जो होते हैं, वो फंड्स में क्या होता है, आपके लिए लॉक इन होता है कि आपने अगर आज इन्वेस्टमेंट करी तो 3 साल से पहले आप निकल नहीं सकते। मतलब आपके मेच्योरिटी में या आपकी इन्वेस्टमेंट विड्रॉल में 3 साल का पीरियड तो होना ही चाहिए या 5 साल का पीरियड होना ही चाहिए। जो भी होता है वो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। तो काफी फंड ऐसे होते हैं जिनमें लॉक इन होता है, उससे पहले आप नहीं निकल सकते हैं। और इसीलिए एक और टर्म होता है एग्जिट लोड, इसको भी समझ लेते हैं आगे टर्म। तो एग्जिट लोड भी इससे रिलेटेड है कि आपको एक पेनल्टी लगती है अगर आप एक टाइम पीरियड से पहले निकलते हैं। और ये तो काफी फंड्स में होता है। एक बेसिक एग्जिट लोड तो काफी फंड्स में होता है कि अगर आप 1 साल से भी पहले एग्जिट कर देते हैं अपने फंड को, मतलब अपने अगर आज खरीदा फंड और आपने 1 साल से अंदर अंदर बेच दिया, तो आपको 1% की पेनल्टी लगती है ऑन योर वैल्यू। तो आपका 1% गया मुफ्ती का, क्योंकि आपने जल्दी बेच दिया। तो आपको पहले ही समझ लेना है कि एग्जिट लोड कितना है, कि अगर मैं 1 साल से पहले बेच दूं तो मेरे को ज्यादा पेनल्टी तो नहीं लगेगी। और अगर ऐसा है तो आप ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको बेचना है कि नहीं बेचना है इतनी जल्दी। और लॉक इन भी आप समझ गए कि आपको देख के चलना है कि ऐसा ना हो पैसे फंस जाएं कि 3 साल से या 5 साल से पहले निकल ही नहीं सकते हैं। तो ट्राई करना है आपको फ्लेक्सिबल वाले फंड लेने, ताकि आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे। बट हाँ ऑफकोर्स अगर किसी का बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है उसके लिए तो लॉक इन इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज उनको तो पैसा चाहिए ही 10, 15, 20 साल बाद, तो वो उसमें भी खेल सकते हैं। बट हाँ जनरली मैंने देखा है जो इक्विटी फंड्स में उतने मैंने लॉक इन कभी नहीं देखे हैं, ज्यादातर मैंने डेट फंड्स में या बॉन्ड्स में देखे हैं, क्योंकि उधर ही लॉक इन की जनरली रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट में पहले से ही डिटेल्स मिल जाएंगी। This is also sorted. Let's move on to the next point. रियल रिटर्न क्या होता है? आज का लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है रियल रिटर्न। रिटर्न तो आपको पता है कि यार रिटर्न मेरा बन गया 14%, 15%, 20%, 30%। अब ये रियल रिटर्न क्या है? रियल रिटर्न ये है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना रिटर्न बना। मतलब अगर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है 5%, आपका रिटर्न है 15%, तो कितना बचा हाथ में? सिर्फ 10%, क्योंकि आपका वो इन्फ्लेशन साइलेंट किलर है, आपको पता नहीं चलता है, पर महंगाई तो बढ़ रही है, तो 5% तो गया, वैल्यू गई पैसे की, तो 10% आपके हाथ में आया। ये है रियल रिटर्न। हमें रियल रिटर्न देखना बहुत जरूरी होता है कि हम एट दी एंड कितना कमा रहे हैं। जैसे एफडी में काफी लोग बोलते हैं कि यार हम कमा रहे हैं 5%, मेरे को फ्री का 5% मिल रहा है, पर 5.5-6% तो इन्फ्लेशन ही है, और ये तो प्री टैक्स है। टैक्स कटने के बाद उनके हाथ में 4% आता है, तो कमाया क्या? खाक, कुछ नहीं कमाया। तो इसलिए हमें रियल रिटर्न देखना होता है। रियल रिटर्न से पता चलता है कि एक्चुअली में महंगाई निकलने के बाद, इन्फ्लेशन निकलने के बाद, सब कुछ निकलने के बाद हाथ में कितना रिटर्न बचा। और इसीलिए एफडी वाले लोगों, आप रियल रिटर्न कैलकुलेट करना शुरू करो, तभी आपको समझ आएगा कि एफडी कुछ एक्चुअली बना के नहीं देती है, बट हाँ वो फिक्स इनकम है, इसीलिए उसका रिटर्न कम है। वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, रिटर्न कम। इक्विटीज आपको रिटर्न ज्यादा देते हैं, बट कभी कभी स्टेबल नहीं भी होते हैं। तो आपको मिक्स ऑफ ऑल कर लेना चाहिए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए बढ़िया सा अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एंड अपने रिस्क एपेटाइट
के अकॉर्डिंग। आई होप आपको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। काफी टर्म्स हमने डिस्कस किए जो बड़े इंपॉर्टेंट भी है जानने, आपको सिंप्लीफाई हो गए होंगे। अब आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर ये टर्म्स कहीं लिखे हुए हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज अब आपको इनका मतलब पूरा आता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज ड्रॉप अ लाइक, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर करिए इन्फॉर्मेशन ये अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो भी थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में सीख पाए, बिकॉज हमें सबको फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।